वेलकम क्लास। तो अल्टरनेटिंग करंट का एडिशनल क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाईज वेरीज विथ टाइम टी एस। ऐसा कुछ दिया V = 120 साइन 100 पाई t कॉस 100 पाई t द मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर। कुछ ऐसा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन प्योर मैथमेटिकल है। अब कैसे मैथमेटिकल है, यहाँ साइन ए साइन बी दिख रहा है, साइन ए कॉस ए दिख रहा है, साइन ए कॉस ए दिख रहा है। इनफैक्ट क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू साइन 2a होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। मैथ वाले तो इसको रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें से 2 ले लें, यानी कि इसको 60 × 2 कर दें और इसको ऐसा कर दें तो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा साइन ये थीटा डबल, यानी कि 100 से ये हो जाएगा 200 पाई t। ओके, तो अब इसमें पूछा है हमसे द मैक्सिमम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर कंपेयर करते हैं इसको हम किससे, V0 साइन ओमेगा t से, तो V0 60 दिख रहा है, ओमेगा 200 पाई दिख रहा है। करेक्ट। तो मैक्स पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 60, तो ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है। अब ओमेगा, तो यहाँ ये 2 पाई एफ या न्यू जो भी कह लें, तो 200 पाई है ना। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2f = 200, तो f = 100 हर्ट्ज। सिंपल साइज में आंसर निकल करके आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, कंजूसी ना करते हुए जगह का, हम लोग पूरा जगह का इस्तेमाल करें। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, पहले देख लीजिए वोल्टेज प्रोवाइड करके एक फिगर दिया गया है 20 cos 2000t। ठीक, ओके। नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, द वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग हमको बताना है। और ऐसा एक सर्किट है, यहाँ पर सोर्स दिया है, यहाँ पर एक सोर्स दिया है, सोर्स कनेक्टेड है पहले 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, उसके बाद एक आमीटर है, आमीटर फिर नीचे की तरफ हमारा सर्किट लाया गया, और फिर एक इंडक्टर, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक कैपेसिटर, और तब यहाँ किया गया है। और यहाँ से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है ना, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। तो कह रहा है कि नेग्लेक्टिंग सोर्स द वोल्ट मीटर आमीटर रीडिंग विल बी, माने इस वोल्ट मीटर की रीडिंग और इस आमीटर की रीडिंग अपने को क्या करना है, बताना है। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस ये 4 ओम का है, और ये 5 मिली हेनरी है, और ये 50 माइक्रोफैराड है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हम लोग सबसे पहले 10 ओम का कंसीडर करेंगे। जो टोटल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो 10 ओम का हो जाएगा। और जो एक्सएल है हमारा वो आपको दिख रहा है, एक्सी दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको उतना लिख करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अपने को देखना है। चलिए, तो अब अगर हम लोग क्या करें, बातों को ध्यान दें, तो क्या होगा कि आपका 5 मिली हेनरी, ये 4 ओम 50 ओम, ठीक है।
चलिए तो पहले इम्पीडेंस निकाल लें, एम्पीडेंस Z निकाल लें। Z निकालेंगे तो ओमेगा चाहिए, पहले ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा 2000 दिख रहा है, ठीक है, ओमेगा दिख रहा है 2000, है ना। तो एक्सएल ओमेगा L होगा, मतलब 2 × 10⁻³ और 5 मिली यानी कि 10⁻³ ठीक है। तो ऐसे ओम में आ जाएगा, अब ये 10⁻+3 -3 कैंसिल हो गया, 10 ओम का ये हो गया, ठीक है जी। XC अगर हम देखें तो 1/ω/C 1/2000 50 माइक्रोफराड, 50 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो 1 2 3 4 0, 3 4 0, 5 दूनी 10 का फिर 1 0, 5 0, तो 1/10⁻⁻1, तो 1/ ये हो जाएगा 10। अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या देखने को मिल रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, कि जितना एक्सएल है उतनी ही एक्सी है, तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो जो करंट आएगा इस सर्किट में, है ना, जो इसका पीक वैल्यू आएगा, पीक वैल्यू जो आएगा I0, वो आपका V0/R, जो होता तो Z है लेकिन Z के बदले R ले लें, तो V0/R, V0 आपका दिख रहा है 20, R दिख रहा है 2, तो दैट इज कितना, 2 एम्पियर का पीक वैल्यू करंट होगा। तो एम्पियर रीडिंग तो RMS वैल्यू देगा, तो IRMS I0/√2 दैट इज कितना हो जाएगा, I0/√2 यानी कि 2/√2 दैट इज √2 एम्पियर, ठीक। अब रह गई कि ये वोल्ट मीटर कितना शो करेगा। तो ये इसका XL और XC तो सेम है, तो ये कहानी खत्म हो गई, है ना। तो 6 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम, ओके। तो 6 और 4 की बात है, और इसका RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकालना पड़ जाएगा। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0/√2 होगा। V0 का मतलब 20/√2 यानी 10√2, ये इसकी वैल्यू हो रही है। अब 10√2 इसकी वैल्यू हो रही है, तो ये 6 ओम, ये 4 ओम, तो ये 6 4 10 होता है ना। तो सीधा सीधा देख लीजिए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से होगा। जो करंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 दूनी, है ना, उसी से हमारा क्या होगा, निकल आएगा I0R, है ना। 2 एम्पियर का है, ये 10 10 दूनी 20 20√2, ठीक है ना। तो ऐसे में VRMS 10√2 का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा टोटल भी V1 + V2 में जाएगा, है ना, V1 + V2 में जाएगा। तो जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो तो बाद की बात छोड़ दीजिए, ये तो 6 × जैसे ये 10 है ना, तो ये 6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये टोटल 6:4 यानी 3:2 में, 3:2 में अगर हम डिवाइड कर दें इसको 10√2 को, है ना, 10√2 को, तो ये 6√2 एंड 4√2। तो इसके अक्रॉस अगर मान लीजिए कोई वोल्ट मीटर होता, V' कह लीजिए, तो V' आ जाता आपका, हालांकि निकालना नहीं है, V' 6√2 आएगा, और जो यहाँ V मांग रहा है, V जो होगा वो 4√2 हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो रीडिंग है किस में, अमीटर में, वो √2 क्या है, एम्पियर की आएगी। और जो ये वोल्ट मीटर यहाँ दिखा रहा है 4 ओम का, ये 4√2 आएगा, यानी 4 × 1.41, 4 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 5.65 इसका,
इसका मैं ले रहा हूँ, है ना, 5.656 ये बतलाएगा वोल्टेज वोल्टमीटर का, और करंट की रीडिंग 1.414 आ जाएगा। ठीक है जी। डी ऑप्शन इसमें मेरे को दिख रहा है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया, मैं दिखा, आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में दिखा दूँ। ये आपको ऑप्शन यहाँ 5 है ना, ये कैमरा जरा फोकस हो जाए भाई, 5.6 एंड 1.4 एम्पियर दिख रहा है ना, यही डी ऑप्शन जो है सो इसमें आएगा। चलिए तो हम लोग आगे कहानी बढ़ाएं। तो अगला प्रश्न अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि इन द LCR सर्किट प्रोवाइडेड है एक रिलेशन कि जो रेजिस्टेंस है वो XL के बराबर है, और ये दोनों ही XC का क्या है, डबल है। XC का क्या है, डबल है। तो अगर हम XC का डबल है, तो अगर हम क्या करें, इसमें पूछा है कि द इम्पीडेंस एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, फाई निकालना है, माने Z फाइंड आउट करना है और फाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2 3 4, चलिए जरा से देखिए। तो Z अगर फाइंड आउट करना है तो होता है ये R² प्लस XC माइनस XL या XL माइनस XC, कुछ भी स्क्वायर में लिखिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चूँकि डिफरेंस का स्क्वायर है। R का स्क्वायर रहने दीजिए। अगर XL की बात करते हैं तो ये R है, और XC की बात करते हैं तो R/2 है, XC R/2 होगा। R के टर्म में रहने देते हैं, ऑप्शन में R ही दिख रहा है, इसलिए हम लोग R के टर्म में ही रहने देते हैं। तो R² माइनस प्लस में R²/4 आ जाएगा, ठीक है, R/2 आने वाला है डिफरेंस में। ये सम टोटल 5R²/4 रूट के अंदर क्या हो रहा है, दिख रहा है, लिटरली √5/2R आएगा। तो इम्पीडेंस अपने पास क्लियर है √5/2R, और वो ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में अपने को दिख रहा है। अब बात रह गई फेज का। तो इसके अंदर जो अपन लोग लेते हैं फाई, तो ये आपका ये XL माइनस XC अपॉन ये लेते हैं R, है ना, यही tan फाई बनता है। तो tan फाई इजकल टू XL माइनस XC या XC माइनस XL, दोनों ही ले सकते हैं, जो पॉजिटिव आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो XL का मतलब R, XC का मतलब R/2 डिवाइडेड R, तो 1 माइनस R माइनस R/2, R/2 डिवाइडेड R, दैट इज 1/2। तो tan फाई इजकल टू 1/2, तो फाई इजकल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमारा उसका आ गया। आप खुद से देख सकते हैं कि ये जो है, ये वाली, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका निकल करके चला आएगा। ठीक है, ओके। तो इसको हटा करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले जरा बोर्ड क्लियर कर ले, क्या कि लंबा दिख रहा है मेरे। तो अगला प्रश्न एक फिगरेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात क्या है कि क्वेश्चन ये जाना हुआ है, लेकिन क्या होता है कि एक ही चीज़ को कई तरीके से क्या करता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये बात एक ही है, लेकिन उसको पूछने का जो अंदाज है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया है,
इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर डाल दिया गया, नाम दे दिया गया V1, और कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर डाल दिया गया और नाम दे दिया गया V2, ठीक। और एक वोल्ट मीटर रजिस्टर के अक्रॉस दे दिया गया और नाम दे दिया गया V3। साथ में एक और वोल्ट मीटर इंडक्टर कैपेसिटर को मिला करके दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया V4। और एक और वोल्ट मीटर यहां जोड़ दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है V5। पूछा ये जा रहा है इन द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस विच वोल्ट मीटर विल हैव ए जीरो रीडिंग। आप इस फिगर को देख करके और बताएं इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस किसमें, किस वोल्ट मीटर में जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो कौन से वोल्ट मीटर में जीरो रीडिंग दिखाएगा, इसको अगर हम लोग को जानना है तो स्टेट ऑफ रेजोनेंस में एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जीरो, मतलब VL माइनस VC की वैल्यू जीरो, यानी कि वेक्टर सम ऑफ VL प्लस VC वो जीरो होने वाला है, यानी V1 प्लस V2 मिलकर के जीरो होने वाला है। तो V1 प्लस V2 मिलके ही तो रीडिंग देगा V4। V1 और V2 मिलकर के ही तो V4, ये तो जीरो होने से रहा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये भी जीरो होने से रहा। तो कहानी कहीं ना कहीं ये तो V1 V2 V4 में है, तो V1 भी जीरो नहीं होगा, V2 भी जीरो नहीं होगा। लेकिन चूंकि स्टेट ऑफ रेजोनेंस में सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज V1 V2 का इस तरह से हो गया, दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फेजर डायग्राम के हिसाब से देखें तो V1 प्लस V2 हमारे जीरो हो जाएगा, यानी कि V4 और V4 V1 प्लस V2 है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा V4 की रीडिंग, V4 की जो रीडिंग होगी वो जीरो आएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले जानते थे कि VL प्लस VC जीरो हो जाता है, लेकिन किया क्या गया है कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ी ट्विस्ट, माने पूछने के ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं है, पूछने के तरीके में एक फर्क ला दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, नंबर हमें से डाल दिया। कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 माइक्रोफराड, इंडक्टर की इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी एंड रजिस्टर है इसका 10 ओम का, और कहता है कि जो कैपेसिटर में करंट, व्हेन द करंट इज मैक्सिमम एट द टाइम, जब करंट हमारा मैक्सिमम है, करंट जिस समय हमारा मैक्सिमम होगा उस समय, करेक्ट है ना, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो। करंट मैक्सिमम होने का मतलब है स्टेट ऑफ रेजोनेंस में है, स्टेट ऑफ रेजोनेंस में है। तो उस स्टेट ऑफ रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम मतलब V0/R से चलता है कहानी, वो जो कहानी चलेगी V0/R से चलेगी, है ना, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, क्योंकि उस समय इम्पीडेंस की वैल्यू Z की वैल्यू R हो जाएगी। लेकिन कंपेयर करना है तो अब जरा सा UC कैपेसिटर की एनर्जी जो हो जाएगी हाफ CV0² हो जाएगा, जबकि इंडक्टर की एनर्जी जो की बात करें, इंडक्टर की एनर्जी की बात करें तो ये हाफ LI² हो जाएगा, I02। अब जरा सा इसको अगर इसमें प्लेस कर दें तो 1/2 L V0² कितना R², तो R² एज ए टर्म दिख रहा है। तो अब जरा सा L तो ठीक है V0² और R² मतलब 10², 10² वन डिवाइडेड 1/100 टाइम्स ऑफ 1/2 L V0², ठीक है।
अब अगर हम लोग इसका रेशियो लेते हैं UC टू क्या UL, UC टू UL अगर हम लेते हैं तो UC टू UL का अगर आप रेशियो लेते हैं तो V0 स्क्वायर के अलावा सब कुछ 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 100 ऊपर चला आएगा, UL चूँकि नीचे है, और बन जाएगा C/L, है ना, C/L, ये हो जाएगा 100 C/L। मैं क्लियर कर देख रहा हूँ, यस। तो 100 C/L, तो 100 तो ठीक है, और ये कितना है 2 माइक्रो 10⁻⁻⁶, L कितना है मिली में 10⁻⁻3। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये दिखेगा आपको 100, ये 2 पावर तो -4 पावर, -4 पावर और -4 पावर, ये तो -3, तो बचा इधर नीचे 10⁻⁻5, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1 यानी 2/10 यानी 1/5। तो UC/UL का रेशियो 1/5 का आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है हमारे इसमें। आप खुद से, मैं आपको दिखा दूं, ये ऑप्शन में इतनी सारी बातें हैं, है ना, इसमें आपको 1/5 ये दिख रहा होगा, है ना, 1/5 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर एक पिकअप किया जाए। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यूजुअली मैं कोई क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये लिखता है एन अल्टरनेटिंग EMF हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, व्हाट इज applied to inductor, applied to inductor, what is the instantaneous angular frequency of पावर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखिए, V इसका होता है V0 sin ओमेगा t, तो वहीं I इसका होता है I0 sin ओमेगा t, फेज में करंट पीछे होता है तो -5, ठीक। तब ऐसे सिचुएशन में जब हम इसको अरेंज करने के लिए चलेंगे तो P = VI होगा, तो V0 I0 के साथ साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t -5 होगा, साइन में। तो इसमें 2 डिवीज़न 2 मल्टीप्लिकेशन करके ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बनता है, वो मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। 2 sin A sin B = cos A minus B माइनस cos A plus B का, ठीक है जी। तो P अगर वह उसी चीज़ को फॉलो अप किया जाए तो cos A minus B तो cos 5 माइनस cos A plus B यानी 2 ओमेगा t -5/2। तो V0 I0/2 cos 5 माइनस cos, अगर इसको स्प्लिट कर दिया जाए, ओमेगा t -5/2। तो ये चीज़ तो कोई मतलब का नहीं। यहाँ पर टाइम के साथ टाइम का जो कोफिशिएंट है वही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी, है ना। टाइम के साथ जो कोफिशिएंट है ओमेगा, तो दिख क्या रहा है, ओमेगा ही तो दिख रहा
है ना, ओमेगा ही तो दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पावर की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ पावर, ऐसे लिखिए, ओमेगा ऑफ पावर, ये पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ओमेगा ही रह जाता है। तो ये मैंने ऐसे याद रखने की चीज़ है। एक जगह मेरे को दिख गया तो मैं सोचा कि आपके साथ भी ये चर्चा कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक प्रश्न देखिए, इसमें क्या क्या, एक सर्किट में एक बल्ब को लगा दिया गया है ना, बल्ब लगा दिया गया होगा, ठीक है, और साथ में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है एसी सोर्स के साथ में, और कह रहा है कि कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। तो बल्ब के ग्लो पर क्या असर पड़ेगा? वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग को करना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, जरा सा गौर से देखिए। सबसे पहले इसकी जो इम्पीडेंस होगी जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर माने एक्सी। तो चूंकि एक्सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी होता है, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ सी, अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो एक्सी डिक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हैं तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक्सी डिक्रीज करने का मतलब हो गया, है ना, माने ये टर्म, ये चीज़ अगर डिक्रीज हो गया, ये चीज़ अगर आपका डिक्रीज करेगा तो Z डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजमेंट के साथ फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सी नीचे की तरफ जाएगा, एक्सी नीचे की तरफ जाएगा, एक्सी नीचे की तरफ जाएगा माने इम्पीडेंस नीचे की तरफ जाएगा, तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ग्लो इन द बल्ब जो है सो वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। द ग्लो इन द बल्ब विल व्हाट, इंक्रीज। देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, रुड़की 99 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप अपने स्क्रीन से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बल्ब will give more intense light, bulb will give less intense light, bulb will give same light intensity, bulb will stop radiating light, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है ए, है ना, इसका ऑप्शन है ए। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, कुछ और हम देख लेते हैं जो काम लायक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट है और कह रहा है कि एक्सएल आर के बराबर है, एक्सएल आर के बराबर है। तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, एवरेज पावर निकालने की बात की जाती है, ऑप्शन में पूछा जा रहा है। एक्सएल अगर आर है तो जेड की वैल्यू चूंकि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर हो गया, तो 2r स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2r हो जाएगा, इम्पिडेंस इसका अंडर रूट 2r हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, तो ये एक्सएल है, ये आर है, तो और ये हो जाता है z और ये हो जाती है फाई। तो cos फाई की बात करें तो r बाई जेड माने r अपॉन अंडर रूट 2r, दैट इज 1 बाई रूट 2, पावर फैक्टर 1 बाई रूट 2 हो जाता है, ठीक। तो पावर फैक्टर 1 बाई रूट 2 हो जाता है। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करते हैं तो ये होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव, यही होता है पावर फैक्टर। IRMS को VRMS बाई आर लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, चूंकि VRMS
आई आर एम एस को हम लोग वी आर एम एस अपॉन जेड लिख सकते हैं। कॉस फाई को 1/√2 कर दें, है ना। पीक अच्छा हाँ, ये भी दिया है इजकल टू ई नॉट, भी से लीजिए, भी इजकल टू भी नॉट कितना कॉस ओमेगा टी, जो भी है कॉस ओमेगा टी से हमको बहस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जरा सा इसको वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, तो एवरेज पावर जो है वी स्क्वायर माने वी स्क्वायर बाई 2 और √2 भी कॉस फाई 1/√2। हाँ चलो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर क्या होगा, √2 टाइम्स वी नॉट बाई √2 होगा, ठीक है। कौन आर एम एस वैल्यू 2√2, ठीक है। वी आर एम एस बाई आर होगा ना, 2 कहीं लिख रहा है, आर होगा ना, ये आर हो गया, ठीक है जी। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करने के लिए चले तो वी नॉट है ना का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आर 2√2 कॉस फाई 1/√2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर √2r। हाँ एक मिस्टेक हो रहा था, ये आर हमारा जो सर यहाँ 2 हो गया था। चलिए, तो ये जब इसका स्क्वायर होगा तो वी नॉट का स्क्वायर बाई आर इंटू क्या हो जाएगा √2। तो एवरेज पावर ऐसा कुछ निकल करके हमारा आ जाता है। एवरेज पावर जो होगा वो इतना आ जाएगा।